हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। फर्स्ट ऑप्शनल कोर्स हमने लॉन्च किया था जिसमें हम अब तक काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक 10th हमारा चल रहा है जिसमें हम गुप्ताज, वकाड़काज और वर्धनाज को डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो लास्ट 2-3 लेक्चर्स है इसमें गुप्ताज की जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसको हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से उनके जो एम्पायर, गुप्ता एम्पायर वो इमर्ज हुआ और उसका एक्सपांशन हुआ, उनका एक तरीके से कंसोलिडेशन और एक्सपांशन का जो फेज था, किस राजा का कितना रोल था, वो सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने गुप्ताज के जो डिक्लाइन है उसको भी डिस्कस किया था कि गुप्ताज डिक्लाइन किए, उसके क्या रीजन थे। अभी हमारा जो आगे की जो इम्पोर्टेंट जो पोर्शन बनता है, जो एक गुप्ताज के जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है उसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के पूरे लेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता है कि गुप्ताज ने इतना बड़ा एक एम्पायर जो है नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, और साउथ इंडिया के स्टेट भी जो है एक तरीके से ट्रिब्यूटरी स्टेट के तौर पे किया करते थे। लेकिन अगर आप देखो तो ये इतना बड़ा जो एम्पायर अगर गुप्ताज ने खड़ा किया तो इसको एडमिनिस्टर करना भी एक उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि एक्सपांशन और कंसोलिडेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किस तरीके से था और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है गुप्ताज का वो किस तरीके से चलता था वो हमें देखना है। क्या गुप्ताज भी जो है मौर्यन की तरह एकदम सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते थे या फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था? ठीक है, तो अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि नीतिसार नाम से एक जो बुक लिखी गई है कमंडक ने, इसको कमंडकी भी बोला जाता है, कमंडका भी बोला जाता है, कमंडकिया भी बोला जाता है। तो हिस्टोरियंस के बीच में मतभेद है कि ये जो बुक है वो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये जो है आपके पोस्ट मॉडर्न पीरियड में लिखी गई थी, अराउंड 4th एंड 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास। सॉरी, मतलब मॉडर्न टाइम पीरियड में लिखी गई थी 3rd एंड 4th सेंचुरी बीसी के आसपास, क्योंकि इसको डिसाइपल ऑफ चाणक्य बोला जाता है। लेकिन जो मॉडर्न जो स्कॉलर्स है ना, उनका ये मानना है कि ये नहीं, बिल्कुल 3rd एंड 7th सेंचुरी सी के बीच में लिखी गई थी, और गुप्ताज और हर्षवर्धन जो है इनके टाइम पीरियड को कवर करने की कोशिश करती है। अभी हमें इनसे मतलब ये कि ये लिखी कब गई थी, है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो बुक है इसमें क्या है। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट जो कवर किए गए हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र हमने देखा था कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो अर्थशास्त्र के बेसिस पे लिखी गई है, और इसमें आपको सोशल ऑर्डर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, स्टेट का स्ट्रक्चर मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके होना चाहिए, रूलर्स का ऑब्लिगेशंस क्या है, क्या रूलर के काम होने चाहिए, वेलफेयर पॉलिसी वगैरह कैसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इंटर स्टेट रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, बैटल्स के दौरान आपको क्या पॉलिसी एडॉप्ट करनी चाहिए। मतलब बेसिकली जो अर्थशास्त्र है ना, इसका मिनी वर्जन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये माना जाता है कि गुप्ताज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें 20 सर्गास है, मतलब 20 चैप्टर्स और 36 में प्रकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब पता होना चाहिए कि नीतिसार क्या है, और इसके ऊपर प्रीलिम्स वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, उन टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि 2017-18 में एक महातराज के ऊपर क्वेश्चन आया था, टर्म पूछी गई थी महातराज। अगर आप देखो यहाँ पे महातराज टर्म आपको मिल जाएगी, ये महातराज टर्म है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि महातराज जो टर्म्स है इंडिया में वो किससे रिलेटेड है। तो ऐसे ही आपको जो है विश्वास के ऊपर, भुक्तिस के ऊपर जो है मतलब टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से जो है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलिए डिस्कस करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता का किस तरीके से हुआ करता था। तो अगर आप देखो तो 300 से लेके 600 सी तक, मतलब ये जो 300 साल का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में दो डोमिनेंट जो है वो पावर्स थी। एक थी गुप्ता, पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करती थी, और दूसरी थी सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन में अब वकाड़काज भी जो है वो इनकी रिलेटिव्स थे। मतलब इनके साथ उनके रिलेटिव्स तो नहीं थे, मतलब एक तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह जो थे उनके एक तरीके से चलते थे, हमें पता है, हमने डिस्कस किया है ना। लिच्छवीज वगैरह जो थे, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गुप्ताज और वकाड़काज जो है दो डोमिनेंट पावर नॉर्थ इंडिया में हुआ करती थी, लेकिन गुप्ताज इसमें सबसे प्रोमिनेंट थी। ठीक है, तो अगर आप बात करो तो यहाँ पे डिफरेंट जो पार्ट्स थे इंडिया के, है ना, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग तरह की मोनार्कियल पावर्स काम करती थी। ठीक है, उनका प्रोमिनेंस कितना था कितना नहीं था वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड की बात करो तो ये प्रीडोमिनेटली मोनार्कियल टाइम पीरियड था। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली ये मोनार्कियल टाइम पीरियड था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ नॉन मोनार्कियल जो गणराज्य वगैरह जो थे, रिपब्लिकन्स वगैरह जो थे, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 4th एंड 5th सेंचुरी बीसी में, सॉरी 4th एंड 5th सेंचुरी सी में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिच्छवीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक गणराज्य था, रिपब्लिकन्स था। जैसे कि आपको पता है कि हमने जब मतलब मगधन एम्पायर को डिस्कस किया था तो उसके पहले हमने 16 महाजनपद को देखा था। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें से 4 या 5 जो थे वो इंपॉर्टेंट आगे चल के मोनार्कियल स्टेट बने थे, लेकिन बाद में जो है रिपब्लिकन एक तरीके से खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी तक जो है कुछ जो है मोनार्कियल स्टेट वगैरह देखने को मिलेंगे। मालवा, राजस्थान वगैरह रीजन में भी आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट था लिच्छवीज, और लिच्छवीज के साथ इनके क्या थे रिलेशन थे, इनके गुप्ताज के। ठीक है,
तो लास्ट जो क्वार्टर है 4th सेंचुरी डे का, यहाँ पे आपको कुछ नॉन मोनार्किक ग्रुप जो है वो भी दिखने को मतलब वो भी थे, लेकिन लास्ट मतलब 4th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक वो भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी सोर्स में आपको ये दिखने को नहीं मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये कि ये जो है वो गुप्तास के अंदर जो इनकॉर्पोरेट मतलब एक तरीके से मर्ज हो चुके थे। ठीक है, तो मोनार्की फोल्ड के अंदर ही आ चुके थे। तो जब मोनार्की की बात आती है, जब मोनार्की की बात आएगी, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखो तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना गुप्तास का, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इतना इलेबोरेट नहीं था जितना मौर्यन का था। मतलब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कितना इलेबोरेट हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पे कुमार अमात्यस वगैरह जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं गुप्तास के एम्पायर में। ठीक है, वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे भी आपने अमात्यस वगैरह को देखा था गुप्ता मौर्यन के टाइम पीरियड में, लेकिन उतना ये इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था मौर्यन का। मतलब मौर्यन का जैसा था वैसा गुप्तास का नहीं था। किंग यहाँ पे उनको अपॉइंट करता था और किंग ही उनको कैश में पे करता था। कुमार अमात्यस काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते थे। ठीक है, और बाकी भी उसमें मंत्री और सेनापति वगैरह भी हुआ करते। सेनापति जो टर्म है ना, ये आपको गुप्तास के टाइम पीरियड पे मतलब कम देखने को मिलेंगी, ये वकाटाकास के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। वहां पे एक अलग टर्म है महाबलाधिकारी वगैरह। ठीक है, वो हम देखेंगे गुप्तास के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो चलिए फिर अभी थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं कि देखो, अभी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपको 3 यहाँ पे एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा किंग, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे किंग आएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। फिर उसके बाद उसके क्या आएंगे, उसके बाद उसके आएंगे मिनिस्टर्स, है ना, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आती है। फिर उसके बाद उसके कुछ एडवाइजर्स भी आ जाते हैं, है ना। फिर आता है उसका ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब आपको पता है आज के जो प्रेजेंट IAS IPS ऑफिसर वगैरह होते हैं ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट, जैसे अमात्य वगैरह जो हुआ करते थे गुप्ता जो इनके टाइम पे। ठीक है, तो ये 3 से 4 तरीके से आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आ जाता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का और आर्मी का, क्योंकि आर्मी होंगी तो ही तो एम्पायर बिल्ड होगा ना। विदाउट आर्मी तो एम्पायर बिल्ड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो और विदाउट रेवेन्यू जो है वो आर्मी नहीं आ सकती। मतलब आर्मी और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी डिटेल में हमें डिस्कस करना है। तो ये जो आज का लेक्चर होगा इसमें हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, किंग को देखेंगे, किंग का क्या रोल था, उसका क्या स्टेटस था वगैरह। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे, ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट को देखेंगे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे और एक तरीके से आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले हैं। तो काफी जो है इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आप लेक्चर पूरा देखिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो कि आप यूपीएससी की जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें ऑप्शनल एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शनल की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, ज्यादा कुछ मतलब पैसे खर्च किए, जैसे कि आपको पता है लाखों में आपको फीस देनी पड़ती है, तो ऑप्शनल जो है मैं आपके लिए फ्री में कवर कर रहा हूँ कोर्स वीडियो जो है आपको फ्री में मिल रही है। लेकिन ये जो वीडियोस है ना, यहाँ पे पूरा जो है वो डिटेल में कवर होता नहीं है, क्योंकि वीडियोस है उनकी एक लिमिट है। और मैं भी मेहनत करता हूँ, तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो हमारे जो पेड कोर्सेज है, मतलब पेड नोट्स है हमारी, ज़्यादा महंगे नहीं है, 500 रुपीज़ के आपको नोट्स मिल जाएंगे। पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो चुके हैं। पूरा जो है वो डिटेल में PDF मटेरियल अवेलेबल है, 400-450 पेजेस का होगा। और वो जो PDF मटेरियल हमारा वो देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद, मतलब वो PDF मटेरियल जो है वो पढ़ो और वीडियो देखो, आपका पूरा का पूरा ऑप्शनल कंप्लीटली कवर हो जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल गारंटी है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो वो जो पेड नोट्स है वो खरीद सकते हो, और आपको खरीदने ही पड़ेंगे। या तो आप वो नोट्स खरीद करो, मतलब परचेस करो वीडियोस के साथ, या फिर आप कोई और स्टैंडर्ड सोर्स को रेफर करो, क्योंकि आप बस इन वीडियोस को देख के जो ऑप्शनल को कवर नहीं कर सकते। 50-60% आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पूरा जो है वो यहाँ पे आपका कवर नहीं होगा। जैसे वाकाटाकास का एडमिनिस्ट्रेशन, वाकाटाकास के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में मैंने वीडियोस में डिस्कस नहीं किया और मैं करूंगा भी नहीं। उसके लिए आपको या तो खुद पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको उसके लिए हमारे जो नोट्स है वो खरीदने पड़ेंगे। ज्यादा कुछ महंगे वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ किंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। राजा का महत्व जो है वो मोनार्की में होता है, राजेशाही में राजा नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, प्रजा तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन राजा सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जैसे हमें पता है कि 320 से लेके 500 तक क्या है, गुप्ता का रूल रहा है। गुप्ता की जो मतलब गुप्ता का जो डोमिनेंस था वो काफी इंपॉर्टेंट था। उनकी कैपिटल सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए पाटलिपुत्र है। ठीक है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है गुप्ता की कैपिटल क्या है, तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, यहाँ से वो सेंट्रल उनका एडमिशन चलता था। वैसा माना जाता है कि गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज था। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे जब जैसे जैसे आएंगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें काफी फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडल्स एलिमेंट जो थे, जैसे लोकल रूलर्स वगैरह जो स्मॉलर चिफ्स वगैरह थे। ठीक है ना, जो लार्ज पार्ट ऑफ एरिया एम्पायर के ऊपर मतलब एक तरीके से रूल किया करते थे। लेकिन मौर्यन एम्पायर आपको पता है कैसे था। मौर्यन एम्पायर जो था वो एक तरीके से माना जाता है कि वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, तो इसके अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज होना और डिसेंट्रलाइज होना दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। तो देखते हैं आगे कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था गुप्तास का, ठीक है, इसमें ये पूरे तरीके से जो है किंग के अराउंड रिवॉल्व करता था। इसमें राजा का काफी महत्व था।
ठीक है। यहाँ पे राजा की जो पोजीशन है वो काफी एक्साल्ट की गई, काफी इसको क्या किया गया है, मतलब एक तरीके से क्लियरली जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे टाइटल से महाराजा धीराज है, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर मतलब कि एकदम बिल्कुल गॉड है ना, परम भद्र रका वगैरह है ना। तो इस तरीके से जो टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जो टाइटल्स ये आपको क्या शो कर रहे हैं कि गुप्ताज को एक तरीके से डिवाइन स्टेटस देने की कोशिश की गई। गुप्ताज मतलब गुप्ताज जो एम्पायर है उनको क्या किया गया, डिवाइन स्टेटस देने की कोशिश की गई है। जैसे आप देख सकते हो ये जो है परमेश्वर है ना, यहाँ से समुद्रगुप्त तो जो है खुद को क्या कर रहा है, मतलब इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के साथ कनेक्ट कर रहा है ना। मतलब जब लड़ने जाएंगे तब इंद्र है, वरुण है ना, यम है, मतलब लोगों की वो मतलब अपनी मर्जी से जो सजा वगैरह दे सकता है, धन का पति है वो कुबेर है ना। तो अलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे इसको पुरुषा, पुरुषा मतलब हम आपको बताइए, जब आपने सांख्य फिलोसफी वगैरह पढ़ी होगी, जब आपने विशिष्टवेद फिलोसफी मतलब जो हमारे 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी उसमें पढ़े होंगे, तो उसमें आपको पता है कि पुरुष और प्रकृति दो चीजें होती है। तो पुरुष मतलब पुरुष और प्रकृति जब मिलती है तब दुनिया बनी है ना। ठीक है, तो पुरुष के साथ इसको कंपेयर किया गया, मतलब एक सुप्रीम बीइंग के साथ इसको कंपेयर किया गया, मतलब कि यहाँ पे जो राजा है, राजा महाराजा, इनका कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और गुप्ता रूलर जो थे वो एक तरीके से वैष्णवाइट थे मेजोरिटी। ठीक है, वो क्या थे, वैष्णवाइट थे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो वकड़ का किंग थे वो इतने हाई टाइटल्स जो एडॉप्ट नहीं करते थे जितने की गुप्ताज करते थे। तो इनका महाराजा वगैरह जैसे सिंपल टाइटल से जो है यहाँ पे एडॉप्ट करते थे। इनकी जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी हुआ करती थी, आपको पता है। लेकिन वहाँ पे जो ये था ना प्रीमोजिनिचर, मतलब एक तरीके से जो एल्डेस्ट सन होगा वही गद्दी पे बैठेगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं था। और इसकी वजह से आपको वॉर ऑफ सक्सेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्राह्मणास वगैरह थे, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ब्राह्मणास क्या करते थे, ये एक तरीके से राजा को कंपेयर करते थे ये भगवानों के साथ, विष्णु, इंद्र, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इससे क्या होता था, इससे ब्राह्मणास का जो है वो एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता था राजा का। राजा को ब्राह्मणास का सपोर्ट मिल गया, मतलब क्या हो गया, फिर उनको अपना स्टेटस जो है वो एक तरीके से सोशल स्टेटस या फिर आप जो भी पॉलिटिकल स्टेटस हो वो क्लेम करते थे। और उसके रिटर्न में ब्राह्मणास को मिलते थे गिफ्ट, लैंड वगैरह जो भी है, पैसा वगैरह, सोना चांदी जो भी मिलता था। तो इससे दोनों का फायदा था, मतलब फ्रेंड्स विद म्यूचुअल बेनिफिट्स ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, वरना सिस्टम में इन दोनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, एक दूसरे की इन्होंने हमेशा मदद की है और बाकी लोगों को क्या किया, एक तरीके से रूल किया, बाकी लोगों के ऊपर रूल किया इन्होंने। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस तरह से थे और उनका क्या रोल था, क्योंकि हमने देखा था ना अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें 3-4 लोगों का रोल होता है। एक तो राजा, उसके बाद उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवाइजर्स हम इसको बोल सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल था, तो उनको मंत्री कहा जाता था। ठीक है, राजा को असिस्ट वगैरह करने के लिए, एडवाइस देने के लिए। इलाहाबाद प्रशस्ति जो यहाँ पे बोला गया कि एक असेंबली हुआ करती थी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, जिसको सभा वगैरह बोला जाता था। ठीक है, मंत्री जो थे, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड पे हुआ करते थे। ठीक है, अमॉन्ग हाई अदर जो अगर ऑफिशियल्स अगर आप देखो तो यहाँ पे महाबल धिकारा है ना, मतलब जो कमांडर इन चीफ वगैरह बोला गया, महाबल मतलब बहुत जो शक्तिशाली है वगैरह, सेनापति वगैरह जैसे टर्म यहाँ पे यूज नहीं किए गए, वहाँ पे महाबलधिकार वगैरह जो है वो टर्म्स यूज किए गए। फिर महादंड नायक है, ठीक है, फिर महाप्रतिहारा है, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड है ना, मतलब जो रॉयल हाउस जो है उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे महासेनापति से आप इसको कंपेयर कर सकते हो सातवाहन किंग के। ठीक है, यहाँ पे महा अश्वपति है, चीफ ऑफ कैवलरी, महापिल्लुपति है, यहाँ पे एलिफेंट्स का चीफ सेनापति है, बलाधिकार है। सेनापति टर्म रेयरली यूज की गई, वो वाकड़का वगैरह यूज किया करते थे। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट टाइम जो है गुप्ता के रिकॉर्ड में आपको संधि विग्रह का वगैरह वाली टर्म देखने को मिलेंगी। फॉरेन मिनिस्टर जिसको बोल सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, जैसे कि हरिसेना जो था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है, वो इस गद्दी पे बैठ चुका है। तो मतलब इंपॉर्टेंट लोग ही ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हुआ करते थे। ठीक है, तो इनिशिएटिंग वॉर इनिशिएट करना, ट्रीटीज कंक्लूड करना वगैरह, ये इनका काम हुआ करता है। किसका, संधि विग्रह, मतलब संधि विग्रह ही का एक तरीके से फॉरेन मिनिस्टर है ना। आज जो हमारे होते हैं, आज हमारे रविशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर है, काफी इंपॉर्टेंट काम वो करते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक जो एलिमेंट्स अगर है तो इसको अगर हम देखें तो जैसे कि आज का प्रेजेंट IAS IPS ऑफिसर वगैरह होते हैं, उस तरीके से ब्यूरोक्रेसी चलती थी। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल हुआ करता था कुमार मत्स्य का हुआ करता था। ठीक है, ये रॉयल प्रिंसेस के स्टेटस, मतलब रॉयल प्रिंसेस का स्टेटस उनका रहता था। मतलब मोस्टली तो रॉयल प्रिंसेस वगैरह जो है या फिर उनके रिलेटिव को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था, क्योंकि ये लिंक का काम करते थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। आयुक्त वगैरह यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। आज के प्रेजेंट IAS ऑफिसर के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक जो मशीनरीज थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, लेकिन इतना इलेबोरेट नहीं था जितना कि मौर्यस के टाइम पे था। तो कुमार मत्स्य वगैरह जो थी ना, वो हाई ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे, पर्सनल स्टाफ वगैरह एम्पायर का जो है उसमें इनका रोल हुआ करता था।
और डायरेक्टली राजा इनको क्या करते थे, अपॉइंट किया करते थे और कैश में पे किया करते थे। इनको कोई लैंड वगैरह दिए नहीं जाते थे, ठीक है। रिक्रूटमेंट वाज नॉट कन्फाइंड टू अपर वर्नाज ओनली, बाकी लोगों को भी यहाँ पे चांस वगैरह दिया जाता था, लेकिन पोस्ट जो थी मोस्टली हेरिडिटरी बाद में बन गई थी। तो यहाँ पे रॉयल इंटरेस्ट में वो काम करते थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह को वो प्रोविंसेस के हैंडल किया करते थे। यहाँ पे 6 इस तरीके के वैशाली सेल्स में मतलब इनको मेंशन किया गया है, इनको कुमार अमात्यास को। आयुक्तास वगैरह जो थी इनका वेल्थ, जो राजा की वेल्थ जो थी इसके ऊपर ध्यान देने का काम था, IAS ऑफिसर की तरह वो काम किया करते थे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट्स में याद रखनी है। फिर अगर आप देखो तो एम्पायर का डिवीजन किस तरीके से हुआ करता था, मतलब एम्पायर डिवाइड किस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले जो था ऊपर मतलब एक तरह से पाटलिपुत्र से जो है शासन चलता था, और पाटलिपुत्र के बाद जो है यहाँ पे जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, मतलब जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ करता था। जैसे आज इंडिया है, इंडिया का आपको पता है दिल्ली से सारा कुछ चलता है, और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की वजह से हमने स्टेट को डिवाइड किया, यूटीज को डिवाइड किया। तो उसी तरीके से यहाँ पे बुक्तीज वगैरह हुआ करते हैं जिसको प्रोविंसेस वगैरह कहा जाता था, और बुक्तीज का जो हेड था उसको कहा गया उपारिका, मतलब वाइसराय, है ना। फिर उसके बाद जो बुक्तीज थी वो छोटे छोटे थोड़े ब्लॉक्स में डिवाइड थे, जिसको विश्वास वगैरह कहा गया, डिस्ट्रिक्ट वगैरह कहा गया। इसका जो हेड था विश्वपति था, ठीक है। फिर जो है विश्व वगैरह हुआ करते थे, थोड़े विटीज वगैरह में डिवाइड होते थे, सब डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स ऑफ कुछ सेटलमेंट्स वगैरह आप बोल सकते हो। और सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट था वो था ग्राम, विलेजेस, ठीक है ना। तो इसका जो हेड था उसको ग्रामिका वगैरह भी कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि डिवीजन एम्पायर किस तरीके से हुआ करता है। डिटेल में हम देखने वाले हैं, अभी डिटेल में हम देखने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उपारिकास मतलब कि बुक्तीज या फिर देश। तो जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में। अभी कितने प्रोविंसेस थे इसके कोई एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन बुक्तीज या फिर देश इसको आप बोल सकते हो, प्रोविंसेस जो डिवाइड थे उसमें। और इसकी जो मतलब अपॉइंटमेंट जो होती थी, जो उपारिकास वगैरह था, वो डायरेक्टली वो किंग के द्वारा होती थी और वो उसी को रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से क्या था, एक हाईएस्ट पद आप बोल सकते हो प्रोविंसेस में था उपारिकास का। और ये उपारिकास था ना काफी इंपॉर्टेंट पद था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी लोग होते थे उनको ऑफिशियल्स को ये अपॉइंट करता था। तो इसके पास क्या थी, पावर थी इतनी, ठीक है। तो और कहीं कहीं पे जो है दामोदर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है इसमें ऐसा बोला गया कि 3 जो उपारिकास थे उनको महाराजा टाइटल दिया गया था, मतलब कि आप बोल सकते हो कि कितना हाई स्टेटस था उनका और रैंक थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। और यही एक रीजन हो सकता है कि आगे चल के जो है ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता था कि जो क्राउन प्रिंसेस जो थे ना वही ज्यादातर जो है यहाँ पे वाइसराय बना करते थे प्रोविंसेस के, क्योंकि मतलब वो हमारे घर के है ना, घर के लोग हैं, तो फिर उनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखो एरान जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एरान पिलर इंस्क्रिप्शन, ये जो एरान पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे आपको पता है सती के एविडेंसेस भी सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन थे बुद्धगुप्ता का टाइम का है, ठीक है। 165 जो गुप्ता ईयर है, ठीक है, जब मतलब गुप्ता का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वहां से लेकर 165 ईयर तक आप बोल सकते हो। यहाँ पे महाराजा सूरजमीश चंद्र वगैरह को बोला गया कि वो एक लोकपाल था, जो लैंड जो है बिटवीन काली नदी और नर्मदा के बीच में क्या कर रहा था, रूल कर रहा था, गवर्न कर रहा था, ठीक है। तो ये भी एक आप बोल सकते हो कि उपारिकास के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पता चला लोकपाल वगैरह का, लेकिन ये हर जगह पे नहीं था शायद। बाद में अगर आप देखो तो प्रोविंसेस जो थे ना वो डिवाइड किए गए थे, प्रोविंसेस जो है वो डिवाइड किए गए थे विश्वास में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। और ये विश्वपति के कंट्रोल के अंदर हुआ करते थे, ठीक है। इनको प्रोविंशियल गवर्नर ही अपॉइंट करता था, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि इंदौर कॉपर प्लेट डिस्क्रिप्शन में ऐसा बोला गया कि स्कंदगुप्त ने भी कभी कभी जो है इस जो मतलब प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे इनकी पावर को अपने हाथ में ले लिया था जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की अपॉइंट करने की बात आई थी, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में विश्वास जो थे विटीज में डिवाइडेड हुआ करते, ठीक है, मतलब और विटीज जो थे वो फर्दर विलेजेस में डेवलप हुआ करते हैं, लेकिन ये ईस्टर्न इंडिया में था, बाकी सेंट्रल वगैरह रीजन में नहीं था। डायरेक्टली वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेजेस आते थे, मतलब विटीज जो थी वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। तो विलेज अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप इसको बोल सकते हैं। ये क्लस्टर्स थे सेटलमेंट्स के, ठीक है, जिसको अलग अलग नाम दिए गए, विठी, भूपी, पटाखा और पेटा, है ना। मतलब ये देखो विठी जो है वो ईस्टर्न इंडिया में बोला जाता था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रोविंसेस थे वो सीधे फिर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट से सीधा वो विलेजेस में आएंगे, या फिर क्योंकि कहीं कहीं पे जो है आपको विटीज देखने को मिल रही है ना, कहीं कहीं पे आपको जो है वो लोकपाल भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल तो हुआ नहीं करता था, क्योंकि वो मॉडर्न टाइम तो नहीं था कि इतना एकदम बिल्कुल प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होगा, है ना। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था थोड़ा बहुत मतलब इतना इलेबोरेट नहीं था जितना मौर्यस का था, ठीक है। विलेज जो हेडमैन थे ग्रामिका वगैरह उनको बोला गया था, ग्रामाध्यक्ष वगैरह उनको बोला गया था। ये विलेज अफेयर्स में जो है वो विलेज एल्डर्स के साथ असिस्ट करके वो काम करते थे, और विलेज जो एल्डर्स थे इनको बोला गया महारथास। इसके ऊपर काफी महाराज वगैरह इनके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 2017-18 की यूपीएससी की प्रीलिम्स में, ठीक है।
जो विलेज एडमिन जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे और इनको लोगों के द्वारा चूज किया जाता है, मतलब एक तरीके से इलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो विद द अब्सेंस ऑफ एनी क्लोज सुपरविजन ऑफ द स्टेट द विलेज अफेयर्स वेयर मैनेज बाय द लीडिंग लोकल एलिमेंट, मतलब यहाँ पे इतने लोअर लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल पे जो है वो उपाधिकार या फिर किंग जो है वो कंट्रोल नहीं करते थे। तो यहाँ पे आपको बोल सकते हो कि एलिमेंट ऑफ ऑटोनॉमी यहाँ पे इनको दिया गया था। तो लेकिन जो लैंड ट्रांजेक्शन वगैरह जो था ना वो उनके कंसर्न के, मतलब जो लैंड ट्रांजेक्शन जो है था वो भी जो है वो उनके कंसर्न के बिना जो है वो एक तरीके से हुआ नहीं करता था, किनके विलेज एडमिन्स के। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल हुआ करता था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बॉडी आती है वो है ग्राम वृद्धास, मतलब जो गांव के जो वृद्ध लोग हैं वो। और यहाँ पे अष्टकुल अधिकारना मतलब कि 8 मेंबर्स की जो बॉडी है उसके जो हेड हुआ करते थे वो महात्तराज हुआ करते थे, ठीक है। ऐसा दामोदर कॉर्पोरेट में बोला गया है। मतलब ये जो ओल्ड जो लोग थे, जो वृद्ध लोग थे ना, वो उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे था। वो क्या करते थे, वो हेल्प किया करते थे विलेज एडमिन की, ठीक है। और यहाँ पे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी जो है इसमें मेयर वगैरह जैसे कि लोग हुआ करते थे सिटी में, ठीक है। पूरा पला उनको बोला गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट जो था आप बोल सकते हो कि ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और डिसेंट्रलाइज काफी था। इसलिए हमने बोला ना सबसे पहले कि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन था। हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर, देखो गुप्ता एम्पायर वाज डिसेंट्रलाइज इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के फ्यूडेटरीज देखने को मिलेंगे, लोकल किंग देखने को मिलेंगे, स्मॉलर चीफ देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आप ऐसा बोल सकते हो कि लोकल लेवल पे काफी ज्यादा ऑटोनॉमी लोगों को दी गई थी। तो इसलिए जो आपका गुप्ता एम्पायर जो था वो क्या था, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज एम्पायर था, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था। और महातराज का रोल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो आपको क्लियर हो रही है धीरे धीरे। अगर हम देखें तो बिलो जो प्रोविंसेस है यहाँ पे आपको विशाज या फिर अहराज भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं अभी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो थे ना, डिस्ट्रिक्ट उसमें विलेजेस हुआ करते हैं, ग्राम हुआ करते हैं, ठीक है। जो लोएस्ट लेवल ऑफ मतलब लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये जो पॉइंट्स है ना आप यूज कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज था या सेंट्रलाइज था, ठीक है। तो ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हाउएवर आप बोल सकते हो कि ऐसे कुछ टायर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। जैसे हमने देखा था ईस्टर्न इंडिया में जो था उसमें विट्ठीज वगैरह था ना, मंडल, विट्ठीज, पट्टा, पताका, थोड़ा डिटेल में ये, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से। The officer in charge of district was Vishwapati, who had its office at the district headquarter. ठीक है। The district offices also maintain the records of local land revenue and land transaction. तो इनके परमिशन के बिना तो हुआ ही नहीं करता था, हमने देखा अभी। The record keeper was also known as पुष्तपला, ठीक है। While the कायस्थास function as an official scribe, मतलब जो लिखने वगैरह लिखा पढ़ी का काम वगैरह वो किया करता था। The most remarkable features of Gupta district and locality level administration is the incorporation of few non-governmental person in local administration, जिसको हम महातराज बोले है ना। यहाँ पे क्या बोला है, नॉन गवर्नमेंटल पर्सन्स को आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो ये मोस्ट रिमार्केबल फीचर है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का, गुप्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको हम महातराज बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। There were chief merchants of the city, the leaders of the caravan traders, chief of the artisan, representative of the well-to-do peasants and such like, मतलब इस तरह के लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेंगे। None of them were salaried officials of the state, but the Gupta administrative system accommodated their active participation and presence in the local administration. उनको स्टेट के द्वारा कोई पगार नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन में रोल था, ठीक है। बिन पगारी फुल अधिकारी हम ऐसा बोल सकते हैं। दिस वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नेवर नोन टू हैव बीन अटेम्प्टेड बिफोर इन इंडियन हिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भाई, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, है ना। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट है कि यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल जो है, नॉन गवर्नमेंटल पर्सनस को भी यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट है ये इंडियन हिस्ट्री का, है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो जैसे आज मॉडर्न डे में जैसे हम गवर्नमेंट इन्वॉल्व करते हैं ना, जैसे आपको पता थिंक टैंक है, इंडियन का थिंक टैंक नीति आयोग वगैरह जो है, इस तरीके से, है ना। अभी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, तो रेवेन्यू जो था मेन सोर्स था स्टेट के इनकम का, ठीक है। उसके बेसिस पे तो सब कुछ चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्रगुप्ता के टाइम पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे गोपाल श्रमिन नाम से एक ऑफिसर हुआ करता था, जो अक्षपटालाधिकृता तौर पे काम किया करता है, मतलब काफी डिफिकल्ट नाम है उसका। उसकी ड्यूटी क्या था कि अकाउंट रजिस्टर करना, ठीक है, रिकवर करना फाइन्स वगैरह को, ठीक है ना। इम्बेजलमेंट वगैरह जो है, मतलब यहाँ पे कोई घापला वगैरह हो रहा है, मतलब एक तरीके से कोई अगर कोई टैक्स चोरी वगैरह कर रहा है तो उसको देखना, फाइन्स रिकवर करना। तो इसका ये सारा काम किसका हुआ करता था, इस भाई साहब का, ठीक है। डिफिकल्ट नाम है तो आप पढ़ लेंगे। अनदर प्रोमिनेंट हाई ऑफिशियल था पुष्तपला, रिकॉर्ड कीपर, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले,
गुप्ता किंग मेंटेन रेगुलर डिपार्टमेंट फॉर प्रॉपर सर्वे एंड मेजरमेंट ऑफ लैंड एज वेल एज फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। काफी ध्यान दिया करते थे ये पैसों के ऊपर। पैसों के बेसिस पे आर्मी चलती है, एडमिशन चलता है, उसके बेसिस पे एम्पायर बिल्ड होते हैं, तो रेवेन्यू एडमिशन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आर्मी एडमिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि उनकी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती है। विदाउट आर्मी जो है आप इतना बड़ा जो है क्या नहीं कर सकते, एम्पायर खड़ा ही नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो थी आर्मी की, मतलब इसके पता नहीं है हमें, लेकिन काफी बड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे फ्यूडेटरीज की फोर्सेज वगैरह भी हुआ करती थी, जो कि टाइम टू टाइम उनकी क्या करती थी, नीड करती थी, मतलब मदद करती थी। आर्मी तो उनकी खुद की स्टैंडिंग थी गुप्ता एम्पायर की, लेकिन जो फ्यूडल्स वगैरह हुआ करते, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स वगैरह हुआ करते थे, जो सामंत वगैरह हुआ करते थे, और जो ट्रिब्यूटरी स्टेट थे, इनकी भी आर्मी थी, रिजर्व आर्मी के तौर पे उनको माना जाता है। तो ये उनको अधिकार था कि वो आप खुद की आर्मी बना सकते हैं। तो ये एक रीजन था गुप्ता के डिसइंटीग्रेशन में, क्योंकि फ्यूडल्स जो थे उनकी भी आर्मी थी, और वो जब चाहे तब उसको, जब वीक मतलब स्ट्रांग रूलर होगा तो वो सपोर्ट करेंगे, जब वीक रूलर होगा तो वो विरोध करेंगे या फिर रिबेल करेंगे, ठीक है। कमांडर इन चीफ जो था उसको महाबला अधिकारी वगैरह बोला गया। यहाँ पे सेनापति टर्म रेयरली यूज की गई, और सेनापति टर्म जो वकाड़का वगैरह यूज किया करते थे। हॉर्स चैरियट्स वगैरह हुआ करते थे यहाँ पे, ठीक है। और उसका जो मतलब जो इन्फेंट्री और जो कैवलरी जो था उसका कमांडर जो है उसको भतस्वपति कहा गया, भतस्वपति, ठीक है। इन ऑफ वकाड़का छत्रास रेफर टू एज इरेगुलर ट्रूप्स एंड बटास डिनोटेड रेगुलर ट्रूप हु वर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड आल्सो कलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो कि यहाँ पे छत्रास वगैरह जो है वो इरेगुलर ट्रूप्स को बोला गया, और बटास जो है वो रेगुलर ट्रूप्स को बोला गया। कहाँ पे, वकाड़का में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है गुप्ता आर्मी की ये पता तो नहीं है हमें, लेकिन मौर्यस के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोला जाता है कि गुप्ता डू नॉट सीम टू हैव वजह से बिग ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं थी, क्योंकि ये फ्यूडल्स के आर्मी के ऊपर भी डिपेंड हुआ करते थे। Probably troops supplied by the feudatories constitute the major portion of the Gupta's military strength। वही जो आपके जो feudatories जो ट्रूप सप्लाई किया करते थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वीक रूलर जब आए थे तो इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और इनकी सुनते नहीं थे। All this led to increasing dependence on feudatories who wielded considerable authority at least on the fringes of the empire, and chariot receded into the background and cavalry came into the forefront। मतलब जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो घुड़सवार वगैरह थे ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते थे। The army was paid in cash and its need were all looked after by the officer in charge of store called as रणभद्र गरिका। काफी डिफिकल्ट नाम यार, कैसे याद होगी आप, मतलब मुझसे तो याद नहीं होता। कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हो, गुप्ता का एम्पायर किस तरह से था? तो सेवरल स्कॉलर्स जो है उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए, उनका काम ही होता है ओपिनियन देना। तो उनका ऐसा बोलना है गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था, तो हमने देखा अभी डिसेंट्रलाइज था। देन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइज जो नेचर एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट अलाउड फॉर द एक्टिव प्रेजेंस ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल पर्सोनेज इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल हमने देखा अभी महात्राज वगैरह जैसे लोग थे, फ्यूडल्स वगैरह थे। तो दिस इज इंडिकेट द मार्कर ऑफ ग्रेजुअल डिके ऑफ द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेंट्रल अथॉरिटी वो उसकी क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा, डिके हो गया, उसका जो प्रेजेंस था, उसका जो प्रोमिनेंस था, उसका जो डिटरेंस था वो कम होता गया, ऐसा कुछ लोगों का बोलना है। लेकिन दूसरा जो इंटरप्रिटेशन वो ये भी है, उनका बोलना है कि ये जो लोकल जो एलिमेंट्स को गुप्ताज ने जो एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर रखा था, इससे क्या हुआ, इससे डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकल ग्रासरूट लेवल से लोग जो है जुड़ते गए, और इसकी वजह से क्या होगा, जो फैब्रिक था गुप्ता एम्पायर का 200-300 साल तक इस तरह से चलता रहा कि गुप्ता एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद भी 200-250-300 साल जो एक तरीके से स्ट्रांग रहा। तो यहाँ पे आप जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसके पॉजिटिव के साइड में भी बोल सकते हो और निगेटिव साइड में भी बोल सकते हो। निगेटिव क्या बोल सकते हो आपकी, जब तक चला, जब तक स्ट्रांग एम्पायर मतलब स्ट्रांग रूलर थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फ्यूडल्स वगैरह जो थे वो सुना करते थे, ठीक है ना। लोकल जो एलिमेंट्स, जो नॉन गवर्नमेंटल जो एलिमेंट्स हुआ करते थे, जो पर्सोनेज हुआ करते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो जो है वो ठीक है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो एक तरीके से वीक होती गई, वैसे वैसे क्या हो गया, इनका जो रोल था वो उन्होंने खुद को एसेट करना स्टार्ट कर दिया। खुद को एसेट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, जब वो खुद को एसेट करेंगे तो जो आपका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या करने पाएगा, उनको उस रिबेल को, उस रिवोल्ट को दबा नहीं पाएगा, क्योंकि वो वीक है और उनकी खुद की स्टैंडिंग आर्मी की जो संख्या वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम थी, है ना। स्टैंडिंग आर्मी एज कम्पेयर टू मौर्य अगर हम देखें वो डिपेंड किसके ऊपर थे, फ्यूडल्स के ऊपर डिपेंड थे। तो इससे क्या हुआ कि गुप्ताज का जो एक तरीके से अथॉरिटी थी वो क्या हो गया, सेंट्रल अथॉरिटी वो ग्रेजुअली क्या होगी, कम होती गई। और इसका फायदा किसने लिया, इसका फायदा लिया फ्यूडल्स ने। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, कि गुप्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन था, गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये लोकल एलिमेंट्स हुआ करते थे, इससे क्या हो गया, उनके लोकल लोग जो थे, लोकल एलिमेंट जो थे वो उसमें क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो फैब्रिक था गुप्ता एम्पायर का, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल फैब्रिक वो स्ट्रेंथन हो गया, इकोनॉमिक फैब्रिक जो स्ट्रेंथन हो गया। और इसने गुप्ता एम्पायर को मदद की कि 200-250 साल तक वो चल रहा है, 300 साल तक वो चल रहा है।
ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो, देख सकते हो। तो ये आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इवन हम बोल सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था। अगर क्वेश्चन ने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन को प्रूव करो, हम कर देंगे, या फिर बोला है कि क्रिटिकली एनालिसिस करो, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, तो होप आपको ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई है। यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से जो है वो गुप्ताज का जो एम्पायर है, यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा अभी मतलब जो गुप्ताज जो है, इसमें हमने पॉलिटी को कवर कर लिया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर लिया है। वकाड़ाकाज का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो आपको हमारे पेड नोट्स में वगैरह में मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। ठीक है ना, तो 500 रुपये में नोट्स है, वो मैं वीडियोस के ऊपर नहीं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम सीधा इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन को हम डिस्कस करने वाले गुप्ताज की, किस तरीके से गुप्ताज का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसने इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इकोनॉमी किस तरीके से थी, और इकोनॉमी के बेसिस पे बोला जाता है ना गुप्ता गोल्डन एज था, गोल्डन एज था, गोल्डन एज था। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन एज था, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन एज था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन एज था। ठीक है, क्या यहाँ पे जो है सोशल एलिमेंट्स काफी अच्छे थे, या फिर ये एजुकेशनल और जो लिटरेचर के बेसिस पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बेसिस पे इसको गोल्डन एज कहा गया है, वो है। मतलब वैसे तो देखो, अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे लिटरेचर जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो प्रोड्यूस हुआ है ना, यहाँ पे डेवलप हुआ है, उसके बेसिस पे उसको गोल्डन एज बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे गोल्डन एज बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो इतनी भी इंपॉर्टेंट, इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी बाकी टाइम पे थी। इवन हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन हो रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे कॉइनेज जो था वहाँ पे प्यूरिटी जो है डिक्लाइन हो रही थी। यहाँ पे इंडियन फ्यूडल एलिमेंट्स आपको काफी देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुप्ता जो है खुद की आर्मी नहीं रखता था इतना बड़ा, वो दूसरों के फ्यूडल्स के आर्मी पे जो है वो बेस्ड थे। कास्ट सिस्टम यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट होते हुए देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेंगी। मतलब कि अगर हम आप देखो तो यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल जो एलिमेंट्स है ना, वो तो यहाँ पे मतलब इतने अच्छे है ही नहीं, तो फिर इसको गोल्डन एज क्यों बोला जाता है। तो लिटरेचर काफी रिच प्रोड्यूस हुआ है, और आर्किटेक्चर में काफी डेवलपमेंट हुई है। इवन टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो अपने चरम सीमा पे पीक पे पहुंच चुका था, और फेयरली मतलब पीक पे नहीं पहुंचा था, लेकिन यहाँ पे डेवलप हुआ था। मतलब जो आज हम मॉडर्न डे आर्किटेक्चर देखते हैं ना, वो इसी टाइम पीरियड पे डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। मतलब इसी टाइम पीरियड पे वो एक रिफाइन हो चुका था, बन चुका था, तो इसीलिए इसको गोल्डन एज वगैरह भी जो है वो बोला जाता है। तो यही हमें देखना है कि गुप्ता जो है ना, उसको गोल्डन एज क्यों बोला जाता है। पॉलिटी के बेसिस पे तो आप बोल नहीं सकते इतना, है ना। हाँ, पॉलिटी के बेसिस पे आप बोल भी सकते हो कि समुद्रगुप्त ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ही इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, लेकिन मैंने बोला है कि वो गलत है, उसको आप नेपोलियन को बोलो। नेपोलियन इज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, क्योंकि नेपोलियन तो युद्ध हारा है, लेकिन समुद्रगुप्त का भी युद्ध हारा ही नहीं है। ही वॉज अनडिफिटेड, ही वॉज अजिंक्य, है ना। तो आप बोल सकते हो कि पॉलिटी के बेसिस पे तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हमारा अच्छा था। हाँ, भले ही आपने वहाँ पे फ्यूडलिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया, है ना, फ्यूडलिज्म को प्रमोट किया आपने, फ्यूडल एलिमेंट को यहाँ पे ऑटोनॉमी दी, वो फिर आगे चल के जो है वो किसी की सुनते नहीं है, है ना। इवन हर्षवर्धन जो है वो भी यहाँ पे आपको फ्यूडल एलिमेंट्स वगैरह को जो है वो कर्व करने में नाकाम हो जाता है। तो हर्षवर्धन का भी यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है इस बेसिस पे। हिस्टोरियन करते हैं कि जो है हर्षवर्धन जो फ्यूडलिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, सातवाहनाज ने जो लैंड ग्रांट्स वगैरह स्टार्ट किए थे, ये गुप्ताज ने काफी ज्यादा बढ़ा दिए, है ना। लैंड ग्रांट्स वगैरह की जो सिस्टम थी वो सातवाहना ने स्टार्ट की थी, गुप्ताज ने इसको एकदम बिल्कुल चरम सीमा में पहुंचा दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्यूडलिज्म जो काफी बड़ा था, उसका काफी नुकसान हुआ इंडियन सोसाइटी को। आगे चलकर कास्ट सिस्टम काफी प्रोलिफरेट हुई इस टाइम पे, वुमेन की पोजीशन जो डिक्लाइन होती गई। ठीक है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले आने वाले 2-3 लेक्चर में। लेकिन वकाड़ाकाज जो है ना, उसको तो आपको खुद को करना पड़ेगा, या फिर आप हमारे नोट्स परचेस करो, या फिर आप खुद से जो है सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हो। मैं सब कुछ जो है कवर नहीं करा सकता, क्योंकि जितनी मेहनत मैं ले रहा हूँ ना, उतनी मेहनत का मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो 500 रुपीज़ की नोट से ज़्यादा कुछ महंगे नहीं है, आप चाहो तो वो खरीद सकते हो। 60 to 70% ऑप्शनल में आपका वीडियोस को जो कवर करके दूंगा, बाकी 30% जो आप खुद से कर लो, या फिर जो हमारे पेड नोट्स खरीद लो, वहाँ से जो है ज़्यादा महंगे नहीं है। बाकी कोचिंग क्लासेस के जो नोट्स अगर आप देखो तो 3,500-4 हज़ार के एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स होते हैं, मैं आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। उनसे ज़्यादा डिटेल है, उनसे ज़्यादा ट्रेंडी है, यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से वो बनाए हुए हैं। ठीक है, मैंने खुद बनाए हुए, खुद नोट्स टाइप किए हुए हैं, 2 से 3 सोर्सेज को रेफर करके किए हुए हैं, तो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हो। उपिंदर सिंह इग्नूस के नोट्स, उसके बाद जो आपके जो बाल्यान सर है दिल्ली के, उनके कोचिंग क्लासेस के नोट्स को रेफर करके, मतलब 3 से 4 सोर्सेज एनसीईआरटीज को उसमें मिला के सारे वो नोट्स रेफर मतलब बनाए हुए हैं। तो काफ़ी एग्जॉस्टिव नोट्स है, आपको उसके बाद कुछ भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो वो आप चीज़ों को समझ रहे हो, और वो आप सपोर्ट करोगे इसके में। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और एक लाइक और एक कमेंट्स कर दिया करो यार वीडियो देखते। तो वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करने में क्या जाता है, अगर कुछ पसंद आ रहा है तो अच्छी कमेंट करो, और अगर नहीं पसंद आ रहा है क्रिटिसिज्म करो, कुछ ना कुछ तो करो, लेकिन करो, है ना, कमेंट करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्कस करेंगे।